हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन के बारे में। तो हम ये बात करेंगे कि जैसे कि आप सबको मालूम है कि एनटीपीसी ग्रीन का जो शेयर है, वो आईपीओ है, वो लॉन्च हो चुका है और फाइनली मार्केट में आ गया है ये शेयर। अब तक की हम इसके अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं अभी देखिए कि आप 21% के अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट में चल रहा है। आज क्या रेट है? आज है 4 दिसंबर के अराउंड ये 21% के प्रॉफिट में चल रहा है, जो कि प्लस 26 रुपीज है अपनी इनिशियल प्राइस से। तो अब इसके बाद क्या करें? होल्ड होगा, होल्ड करना रहेगा हमें, या फिर हम क्या करें, बाय कर दें, सेल कर दें? तो ये सारी की सारी हमें इसके फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा। तो ये कुछ इसके हम स्टेटमेंट्स वगैरह देख लेते हैं कि आगे आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। ठीक है ना? एंड अगेन डिस्क्लेमर ये है कि प्लीज अपनी रिसर्च आप खुद एक बार ऑन कर सके। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए है कि कैसे एक पर्टिकुलर स्टॉक की रिसर्च हम करते हैं, कैसे आपको पता लगाना है कि हम कैसे एक कौन सा डिसीजन लेते हैं, होल्ड, बाय या फिर सेल का। ठीक है ना? तो एक बार आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं कि ये काम क्या करती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कंपनी कब, एनटीपीसी जो ग्रीन एनर्जी है, ठीक है, ये कब बनी, कब थी? ये बनी थी अप्रैल 2022 में। और जो पूरी की पूरी सब्सिडियरी, किसी सब्सिडियरी है एनटीपीसी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, सिखाने के लिए बता देता हूँ मैं आपको। सब्सिडियरी का मतलब होता है जहाँ पे मेजर स्टेक किसका है? एनटीपीसी लिमिटेड का, यानी कि 51% के प्लस स्टेक किसका है? एनटीपीसी लिमिटेड का। तो एनटीपीसी लिमिटेड इसकी क्या हो गई? पेरेंट कंपनी हो गई। ये सारे टर्मिनोलॉजीज एज अ बिगनर आपको सीखे चलने। पेरेंट कंपनी हो गई और उसकी सब्सिडियरी कौन सी हो गई? ये कंपनी हो गई। ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन। तो हम यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में नहीं बात करने वाले, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन के बारे में। अच्छा, अब दूसरी बात, काम क्या करती है? ये है रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो किस पे फोकस करती है? ऑर्गेनिक वाइनिंग थ्रू बेड्स एंड इन ऑर्गेनिक रूट्स के थ्रू। मतलब यहाँ पे ये है, ये जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी, इन सब के ऊपर काम करती है। इनके प्रोजेक्ट्स लेना, ठीक है, और उसको फिर फुलफिल करना, ये सारी चीजें इसके ऊपर काम करने वाली है डीपीसी ग्रीन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आरएचपी। अभी जो आरएचपी का मतलब होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि मेन काम क्या करती है। देखिए, प्रोस्पेक्टस, अच्छा मैं बता दूं आपको होता क्या है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब कोई भी कंपनी अपना आईपीओ स्टार्टिंग में लाने वाली होती है, तो एक पूरी की पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप, एक पूरी की पूरी फाइल जनरेट करती है, जिसको हम वो प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। प्रोस्पेक्टस कई टाइप के होते हैं, जिसमें से एक होता है आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें ये सारी चीजें लिखी होती है कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये सारी तमाम बातें लिखी होती है, एमओयू वगैरह सारी चीजें लिखी होती हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है सेल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू ऑफ टेकर्स। इसका मतलब जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी बनाती है, देखिए खुद नहीं बना रही, ये लेती है एनटीपीसी ग्रीन से और फिर क्या करती है, इसको आगे चल के जितने भी इसने प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं अलग अलग कंपनी से, अलग अलग एंटिटी से, या अलग अलग गवर्नमेंट से, उनको क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशन का काम इसका है। ठीक है ना? अब ये डील किस में करती है? सोलार में भी डील करती है और विंड पावर एसेट में भी डील करती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा ये काम क्या है इसका। नेक्स्ट, अब इससे कुछ इकोनॉमिक्स हम देख लेते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज के अंदर आती है ये। ठीक है ना? पॉलिसीज के अंदर काम करती है। नेक्स्ट, पहली बात तो 24x7 काम करती है। नेक्स्ट, सहज बिजली हर घर योजना के अंदर भी आप इसे अवेल कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ग्रीन सिटी स्कीम, पीएलआई स्कीम्स, ये सारी की सारी इकोनॉमिक स्कीम्स है इसके अंदर इसे लाई करती है पर्टिकुलर आपकी कंपनी। नेक्स्ट, इसके आ जाते हैं हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कुछ देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्म करेगी या फिर कैसा क्या है इसका। देखिए, अब यहाँ पे हमें बेसिकली फोकस करना, किस पे करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 साल दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 2023, एक दिया हुआ है 2024। ठीक है, अभी 2023 जो दिया हुआ है ये September 30, और ये लिखा हुआ है 6 मंथ पीरियड की यहाँ पे ली गई है, और 6 मंथ पीरियड की यहाँ पे ली गई है। मतलब आप सीधी बात है, कंपेयर कर लो, इसकी ग्रोथ देख लो कि अगर हुई है ग्रोथ तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसको फोकस करें। अच्छा, एक बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कुछ नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल टर्म है, जिसका अल्टीमेटली मतलब होता है नेट सेल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेट सेल्स। नेट सेल्स होता क्या है? बेसिकली ये होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो आप ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? सेल्स। ठीक है, देखिए,
पिछले साल की अगर हम बात करें तो इसका था 94.36, इस साल इसका है 90.78। अब आप बोलोगे ये तो कम हो गई, देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज वाइज जरूर कम लग रही है, बट अगर इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे आपका, तो कहीं ना कहीं देखो इसका बढ़ा है। पिछले साल था 10,083.21 इन मिलियंस, और इस बार है 10,822.91 इन मिलियंस। ठीक है, जब इसका परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करा तब जाके ये कम हो गई, क्योंकि थोड़ा सा इसका पार्ट यहाँ पे विंड में चला गया है, तो ऐसा नहीं कि कम हो, ठीक है ना, आपको ये टोटल फिगर भी देखना होता है साथ में। नेक्स्ट तो 94.36 से 90.78 आ गई, और इसमें विंड में इस बार इसने ज्यादा काम किया है। पिछली बार जो इसका 2.53 था, अब इसका कितना हो गया 4.65%। मतलब कहीं ना कहीं इसने थोड़ा सा काम ज्यादा बढ़ाया है इस साल, किसमें, विंड एनर्जी पे इसमें काम किया है, जो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही कोई काम करके थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए प्रोजेक्ट। जैसे कि इसके आरएचपी यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि दोनों जगह पे काम करती है। नेक्स्ट, पियर्स कंपैरिजन। अब पियर्स का मतलब क्या होता है पहले ही समझ लीजिए। पियर्स का मतलब होता है इसी सेक्टर में और कौन कौन सी कंपनीज काम करती हैं, यानी कि इसके कॉम्पिटिटर्स क्या है मेजर, और उनसे कैसे इनकी कंपैरिजन करें तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, देखिए इसके मेजर इन जनरल मार्केट में दो बड़े कॉम्पिटिटर्स है, कौन कौन, एक अडानी ग्रीन, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी ग्लोबल पीएलसी। ठीक है, अब इसके सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है ना, मार्केट कैप देखिए ऑब्वियसली मार्केट कैप जो है वो इन दोनों कंपनीज का बहुत ज्यादा है, अडानी ग्रीन का और रिन्यूएबल, क्योंकि ये ऑब्वियसली मार्केट में बहुत टाइम से बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम देखें, देखिए इसका जो है एनटीपीसी ग्रीन का, ये है 19625, ये 19,625 इन मिलियंस। और अगर अडानी ग्रीन का देखो तो 92,200 है, और इसका रिन्यूएबल एनर्जी का देखो तो 81,948 है, यानी कि ये जो एनटीपीसी ग्रीन है ये भी लगभग 1/4 भी नहीं है इन दोनों कंपनी कॉम्पिटिटर्स के। अब ऐसा क्यों है, ऑब्वियसली ये दोनों मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर्स थे, बहुत लंबे टाइम तक बैठे हैं, बट ये एक क्राइटेरिया आप कह सकते हैं नहीं हो सकता किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी को जज करने के लिए, क्योंकि इसको स्टार्ट हुए सिर्फ अभी 2 साल ही हुए हैं, ये 2022 में ही आई है। ठीक है, और ये दोनों मार्केट में लंबे टाइम से बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके हम ग्रोथ का अगर चांसेस देखें, और मान लो इतना ही टाइम फ्रेम जितना इन दोनों ने लिया अगर इसको दें, तो तब हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि कितना ग्रो कर पाएंगे कि नहीं। तो ये मेजर कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ, तो आप ये देख के अंदाजा बिल्कुल ना लगाएं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर मान लो इसका कम है और इनके ज्यादा है तो ये कहीं अच्छी कंपनी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना। नेक्स्ट, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि कंपनी जो है एक शेयर के कंपैरिजन में कितना अर्न कर रही है इन टोटल। तो इसका है 0.73 इन बेसिक फॉर्म, यानी कि अगर मान लो कंपनी में कोई एक शेयर लेता है तो उस इंसान के हिसाब से एक शेयर के हिसाब से जो कंपनी कमाएगी वो 0.73 कमाएगी। और वहीं अगर अडानी का देखें तो अगर आप अडानी में एक शेयर लेते हो तो आपका एक शेयर आपको कमा के देता है 6.21 इन रुपीज। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं कि पर शेयर के हिसाब से अर्निंग अडानी की और रिन्यूएबल एनर्जी की तो और ज्यादा है 9.94। ठीक है, कई ज्यादा है, तो ये एक अब मेजर क्राइटेरिया से बोल सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर एनटीपीसी ग्रीन की कहीं ना कहीं बहुत कम है, और अडानी ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट, पेंडिंग लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है क्या, कोई भी कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं इस कंपनी के ऊपर। देखिए सब जगह मेजरली तो आपको दिख रहा होगा नील 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 नील, हर जगह नील लिखा रहा है, तो मतलब एज सच कोई बड़ा केस नहीं चल रहा है इनके ऊपर। ठीक है ना, तो इसको आप जस्ट अवॉइड, ये बहुत अच्छी बात भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छी बात भी है इस कंपनी के लिए। वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन में बेसिकली आ जाता है आपका मेजर जो आपका फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए पीई रेशियो के बारे में। तो अगर आपको इंडस्ट्री का पीई रेशियो पता है और अगर आपको इस पर्टिकुलर कंपनी का पीई रेशियो पता है, अच्छा पीई का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या होता है बेसिकली, तो शॉर्ट में भी समझा देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बन सकती है जो मैं बाद में बना दूंगा अगर आप कमेंट्स में पीई रेशियो लिखोगे तो। प्राइस अर्निंग रेशियो बेसिकली ये होता है कि इस कंपनी के शेयर का जो भी प्राइस है, ठीक है, और इस कंपनी की जो भी अर्निंग्स है उसका आपस में रेशियो क्या चल रहा है। ठीक है,
इसे बोलते हैं प्राइस अर्निंग्स रेशियो। अब जनरली लोग बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि प्राइस अर्निंग रेशियो अगर मान लो इसका कम है, जो इंडस्ट्री के रेशियो है, मान लो इंडस्ट्री का रेशियो चल रहा है 100 और ये पर्टिकुलर कंपनी का रेशियो चल रहा है 50, तो ये एक तरीके से सही चीज होता है कि इसे हम बाय करना चाहिए। बट मेजर केसेस में आप बोल सकते हो, बट हर केस में ये बहुत सही चीज नहीं होती ये चीज जज करने के लिए, ठीक है। तो आइए इसके केस में हम देख लेते हैं क्या है। इंडस्ट्री का पी रेशियो चल रहा है 123.44, और यहाँ पे अगर आप इसका देखोगे कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 148, जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के पी रेशियो के कंपैरिजन में कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये अभी अंडर वैल्यूड है। एनटीपीसी अंडर वैल्यूड का मतलब होता है इसको कहीं कम आंका गया है। तो अगर मान लो आप इस पी रेशियो पे खरीदते हो तो ऊपर जाने के चांसेस कई ज्यादा हैं इस कंपनी के। बात समझ में आ रही है। हाँ, वहीं अगर इसके आप जो इसके पेयर की जो देखोगे आप, जैसे कि अभी हमने देखा कौन कौन से पेयर है, अडानी ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी के। तो देखिए अडानी ग्रीन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाइप्ड है मार्केट में। इसका देखिए पी रेशियो चल रहा है 259.83। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से बहुत ऊपर आपको रिटर्न कमा के दे रही है, बहुत ऊपर खेल रही है। और वहीं इसका आप देख लो लोवेस्ट जो गया है इसका रिन्यू एनर्जी का कितना है, 47.05, यानी कि ये बहुत नीचे है, यानी कि बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। तो अगर आप इसमें भी इन्वेस्ट कर तो कोई बुरी बात नहीं होगी। खैर यहाँ पे हम रिन्यू एनर्जी की बात करने नहीं आए। तो ये कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड जज कर रही है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप वो पी रेशियो, मैंने पहले ही बोला कि एक चीज आपको देख के अंदाजा नहीं लगाना है कि आपको इसे परचेज करना है। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स, जैसे हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी देखा, ग्रोथ एनालिसिस भी करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं एक कंपनी को बाय करने के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस में, ठीक है। नेक्स्ट आईपीओ डिटेल्स। अब देखिए आईपीओ कब आने वाला है इसका, ऑब्वियसली मतलब आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, तो नवंबर 19 से नवंबर 20 ये सारी डेट्स निकल चुकी हैं, ठीक है। लिस्टिंग डेट का लिस्ट होने वाली थी ये 27, ये भी निकल चुकी है। फेस वैल्यू कितनी है, 10 पर शेयर। अब बात आती है फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जहां पे एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर मिनिमम लिस्ट होता है, मतलब जो एक बेस वैल्यू होती है ना, जो कंपनी की एक सर्टिफिकेट पे लिखी रहती है, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। जनरली कोई भी कंपनी लॉन्च होती है तो वो 10 रुपए के शेयर पे ही लॉन्च होती है। लेकिन 10 रुपए के शेयर पे लॉन्च होती है इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10 रुपए का ही मिल जाएगा। अगर कंपनी की ब्रांड वैल्यू मार्केट में अच्छी है, यानी कि गुडविल अच्छी है, तो कंपनी वाले जो है उसको कहीं ना कहीं प्रीमियम पे बेचते हैं, यानी कि हाई रेट पे बेचते हैं। तो देखिए इसका भले ही 10 रुपए फेस वैल्यू थी, अब जैसे एनटीपीसी वालों को लगा कि हमारी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, तो इन लोगों ने कितने का बेचा, 102 से 108 के बीच में इसकी बैंडविड्थ रखी हुई है। मतलब इसके बीच में कुछ तो भी शेयर प्राइस आने वाला था, ठीक है। लॉट साइज कितना है, अगर मान लो आपको इसकी आईपीओ चाहिए तो आपको इसका लॉट कम से कम मिनिमम आपको 138 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तब कोई चांस है आपको इसका अलॉटमेंट मिलने के, ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा टोटल इश्यू साइज कितना। अच्छा, लॉट साइज की बात कर रहे थे हम, तो लॉट साइज कितना हो गया, आपको मिनिमम 138 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एक लॉट के लिए। जनरली लोग ज्यादा भी करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा मिलने की चांसेस ज्यादा रहता है अगर आप ज्यादा लॉट साइज लेते हो तो। अब बात आती है टोटल इश्यू साइज, तो कितने का ये आईपीओ रेस करने वाली है, अराउंड 10,000 CR, यानी कि 10,000 करोड़ का करने वाली है। और पूरा का पूरा ही फ्रेश इशू है, ये बात आपको ध्यान रखना। मतलब इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं कि पहले कर चुकी है अब इतने का करने वाली है। मतलब ये है कि जितने का अभी करने वाली है पूरा का पूरा द फर्स्ट टाइम ही करने वाली है, ठीक है। और रिटेल मिनिमम एप्लीकेशन क्या है, यानी कि इसके मिनिमम एप्लीकेशन कितने करने वाली है, 14,904 रुपए का आपको मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक लॉट मिल पाएगा, यानी कि आपको मिलने के चांसेस है ये शेयर, ठीक है। अगर आपको चाहिए मतलब अगर कोई लिया होगा तो मिनिमम उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, 14,904 रुपए के लिए। हाँ, जनरली ये बात है, अगर आप एक लॉट के लिए जैसे हमने बताया अप्लाई करते हो तो उसको नहीं मिलता है, मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो लोग जनरली 2 या 3 या 4 लॉट ऐसे लेते हैं इसके। नेक्स्ट, ग्रोथ एनालिसिस वाया केपीआईज, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रोथ एनालिसिस जरा सा हम देख लेते हैं, देखिए इसको। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पिछले बार थी 2825, ये पहले ये सॉरी 25, ये फिजिकल ईयर 2023 में थी 2561, और इस साल इसकी ग्रोथ कैपेसिटी ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई 2825। पिछली बार थी 50, एक बार हो गई है 100। तो ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी भी बड़ी है।
ठीक है ना, बनाने की, सोलर में भी और विंड में भी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, ग्रोथ एनालिसिस मतलब इसकी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को हमें मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स में आप सबसे मेन देखने वाली बात यहाँ पे आपकी दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एबिडा की। देखो आपने ये वाला वर्ड एबिडा जो है कई जगह सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है एबिडा। अब जनरली शार्क टैंक्स वगैरह अगर आपने देखा हो तो वहां पे भी लोग एबिडा वगैरह की बात करते हैं। बहुत शॉर्ट में इसको समझ लेना क्या होता है एबिडा। लॉन्ग किसी लंबे टाइम पे हम बहुत टाइम रख सकते हैं, तो बाद में समझाएंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एबिडा का फुल फॉर्म पहले समझ लो, होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड amortization। मतलब ऐसी अर्निंग्स जो इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और amortization लगने से पहले, मतलब ये चारों जो है ना खर्चे हैं, इन खर्चों को अप्लाई करने से पहले की जो अर्निंग्स होती है, यानी कि जो अल्टीमेटली काम करके कोई भी एक कंपनी काम करके जो मोटा मोटा पैसा कमाती है ना, जिसमें से अभी कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल एनटीपीसी ने सोल्ड सोल्ड किया 100 CR की सेलिंग करी, ठीक है। अब लेकिन 100 CR की सेलिंग करी, इसमें कई खर्चे भी तो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको इंटरेस्ट भी पे ऑफ करना पड़ेगा, इसको डेप्रिसिएशन भी माइनस करना पड़ेगा इस 100 CR में से, इसको कुछ लोन वगैरह भी चुकाना रहेगा, या फिर इसको कुछ भी टैक्सेस वगैरह भी पे करने रहेंगे। तो इसमें एनटीपीसी ये जो अभी ये सारे एक्सपेंस माइनस करना बाकी है। तो ये जो है बेसिकली आपने काम करके कितना जनरेट किया, उसे हम क्या बोलते हैं एबिडा। तो इसका एबिडा आप देखिए 2023 में इसका एबिडा था 9। देखो फिर से यहाँ परसेंटेज में कंफ्यूज मत होना, वरना आप बोलो पिछले बार तो 90.71 था, इस बार 86.07 हो गया। नंबर्स में भी ध्यान देना आप, ठीक है। 9146 पिछले बार था, इस बार 9315 होगी, तो कहीं ना कहीं एबिडा भी बढ़ा है। परसेंटेज वाइज जरूर बोल सकते हो कम हुआ है, बट यहाँ पे अगर ओवरऑल आप नंबर्स की बात करो तो कहीं ना कहीं बढ़ा है एबिडा, तो बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, पैट मार्जिन, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, यानी कि टैक्स वैक्स सब माइनस करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट रहता है, उसे हम बोलते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना। वो कितना है, पहले 20.64 था और 16.20 अब हो गया है। कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि 4% से प्रॉफिट कम हुआ है। बट आप इसको अगर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभी सिर्फ इसको 2 साल ही हुए हैं मार्केट के अंदर, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे ये ग्रो कर जाए। जो इसके फाइनेंशियल्स अगर पैट को छोड़ दें तो बाकी बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी का मतलब होता है इस कंपनी के अंदर अगर मान लो 100 करोड़ रुपए की ये कंपनी, 100 करोड़ रुपए किसी ने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है ना, मतलब इसकी कैपिटल 100 करोड़ की है, तो इसमें कितना उधार है, इसको हम डेट बोलते हैं, और कितना इक्विटी की फॉर्म में यानी कि खुद का पैसा लगा हुआ है। तो इसमें जो रेशियो दिया हुआ है वो देखिए, पहले था क्या था 1.82, और अब कितना हो गया है 1.91। ये इसका रेशियो गिवन है, रेशियो। इसका मतलब ये हुआ डेट टू इक्विटी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ पहले 1.82 था, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर 100 रुपए इक्विटी है, मतलब खुद का पैसा लगाया हुआ है, तो 1.8 इसका कितना हुआ, यानी कि 182 रुपए उधार लिया हुआ है। पहले ये था 2023 में। अब क्या है 1.91, इसका मतलब अगर मान लो आज 100 रुपए ये है तो 191 रुपीज लोन है, मतलब कहीं ना कहीं डेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये डेट मैं बता दूं, अगर आपका रेशियो अनलेस एंड अनटिल 1:2 है, तो ये कहीं ना कहीं एक आइडियल सिचुएशन है। मतलब अगर 2 गुना तक, अगर मान लो जैसे ये होता 100:200, तो ये एक आइडियल सिचुएशन मान के चलते हैं कि हर कंपनी का ये होगा। और ये एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो ये जस्ट मतलब हम कहीं ना कहीं इस पे उतना फोकस यहाँ पे अभी नहीं करेंगे। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अगर मान लो ये बहुत हाई होता तो कहीं ना कहीं अलार्मिंग होता, बट यहाँ पे बहुत आइडियल है, तो इसको हम मान के चलेंगे ये भी कहीं ना कहीं इसका सही है। नेक्स्ट, आरपीओ, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। अब ये क्या होता है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, इसका मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे बताया कि ये दो चीजों में काम कर रही है, एक हो रही है सोलार, एक हो रही है विंड, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली इसको कितना परसेंट मिनिमम बनाना पड़ेगा, जैसे इस आप सबको मालूम है कि ये सोलार के ऊपर ज्यादा वर्क कर रही है क्योंकि इसको प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट इसने अपने RHP यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बताया हुआ है कि वो इस पे भी काम करती है, इस पे भी काम करती है।
तो बात यहाँ पे ये आ रही है कि वो विंड, जैसे इसको मेन पैसा तो सोलर से मिल रहा है, बट अब बात आती है विंड में क्या, तो फिर कुछ भी काम नहीं कर रही, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे साफ बोला गया है कि इसको मिनिमम कुछ ना कुछ विंड में तो काम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अब बात आती है मिनिमम अभी 2025 तक की अगर बात करें तो 0.67% रेवेन्यू जनरेट यहाँ से कर रही है। अब धीरे धीरे इसमें ग्रोथ के चांसेस मिल रहे हैं, मतलब आगे चल के ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 1.54% 1.97% 2.45% 2.95% 3.48%, कहीं ना कहीं आप देखोगे ग्रोथ चांसेस हैं इस विंड सेक्टर में, क्योंकि ये लोएस्ट वाला है इसके अंदर, ठीक है ना। सोलार में तो बाकी आप देखोगे ये काम कर ही रही है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशू, अब यहाँ पे कुछ आपको बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, या फिर कहीं ना कहीं लोगों को खटक क्यों रही है ये कंपनी। देखो इसलिए खटक रही है कि यहाँ पे जितना भी ये कमा रही है पैसा, जितना भी अमाउंट ये कमा रही है, उसमें से मेजरली ये लोन के फॉर्म में देने वाली है। मेजरली किसी फॉर्म में देगी, लोन के फॉर्म में देने वाली है। यहाँ पे लोगों को ये लग रहा है डर, मतलब लगभग लगभग 75% आपका पैसा जाने वाला है लोन रीपेमेंट के लिए। यानी कि जितने इसने लोन लिया है वो किस में जाने वाला है, लोन रीपेमेंट के लिए। अब बोलोगे यार ये तो हमने सोचा था बिजनेस एक्सपेंशन में यूज होगा, बट ये तो लोन रीपेमेंट के लिए जाने वाला है, ये तो अच्छी बात हुई। तो ऐसा नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि खुद सोचो, जहां पे कंपनी अपना लोन जितना ज्यादा पे ऑफ करेगी, वहां पे उसका रिस्क उतना ही ज्यादा कम होगा, उसकी कॉस्टिंग उतनी ही ज्यादा कम होगी, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट वाला फैक्टर था ना, जो हमने एबिडा के टाइम पे भी देखा था, वो उतना ज्यादा डाउन जाएगा। तो वहां से क्या होगा, जो आपका पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर होल्डर जो भी इस कंपनी में है उसको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये था एक पूरा, हमने बस इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये हमने देख लिया, ये था एनटीपीसी ग्रीन का। अब इसके अकॉर्डिंग आप खुद पता लगा सकते हो कि इसमें क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, और फिर इसके हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। आप इसकी और अच्छी तरीके से रिसर्च कर लें। ये सिर्फ एक एजुकेशनल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। और ऐसी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।